बहुत सारा काम है, सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, डायरेक्टर्स, राइटर्स के लिए। मेरा यही डर है कि इतना सारा काम होने की वजह से खिचड़ी ना बन जाए। बचपन में आपके साथ ये सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, वहाँ से निकल के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बारे में आप बताइए कि क्या हुआ था। काफ़ी टाइम तक मेरे को ये फील हुआ कि नोबडी इज़ देयर, कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, पर उसका इम्पैक्ट मेरे पर पता नहीं किस तरीके से हुआ है कि नहीं। एक फिल्म देख रहा था हॉल में, हीरो कौन थे? सलमान खान थे। तो मैंने बोला कि ये करूँगा क्योंकि इससे जल्दी अमीर बनते हैं, जल्दी से अपने। अनुराग जी से मुलाकात पहली बार कैसी थी आपकी, कब मिले? मैं बात करने का, मैंने कहा कैसे हैं, तो बोला यार फटी बढ़िया, पेट ना खराब हो रखा है। पीछे से आए और यहाँ पे खड़े हो गए, तो मैंने ऐसे करके देखा, मैं ओह तो दिस इज हाउ आर यू, मैं कहा आई एम नर्वस, दिस इज आई एम आल्सो नर्वस। चुनाव करने का जो एक तरीका है वो बदल गया है, जिसके पास फॉलोअर्स नहीं है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, मैं नहीं मानता। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं जिनके फॉलोअर्स बिल्कुल नहीं है। देयर इज अ स्पेस फॉर द एक्टर्स जो बहुत टैलेंटेड है। सेक्रेड गेम से सुलेमान ईशा का कैरेक्टर को लेकर के या फिर उस पूरे फिल्म का कुछ यादगार हिस्सा, किस्सा? मुझे भी बैठा, मैंने करना क्या है, तो कह रहे हैं वो कुकू अभी आएगी, नाचेगी, तो आपको उसको चेकआउट करना है। तो मैंने कहा चेकआउट करना है मतलब? तो मैंने वो कलर्स गिनने शुरू कर दिए, तो मैं जेन्युइनली वो कलर्स गिन रहा था। और जब रेड आएगा तो मेरे को एक्साइट करेगा। तो नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। ये मेरा शो है जिसका नाम ऑन द रिकॉर्ड है, और ऑन द रिकॉर्ड में आज हमारे गेस्ट हैं सौरभ सचदेवा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिल्में बहुत सारी आजकल बन रही हैं, ओटीटी आने के बाद बहुत सारे नए लोग हैं जिनके लिए दरवाजे खुल गए हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह के किरदार आपको देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे। वैसी ही परिस्थिति में सौरभ सचदेवा सर जैसे लोग हों या फिर अन्य भी लोग जैसे पंकज त्रिपाठी जी हैं, या फिर अभी आप ही के शिष्य हैं अविनाश तिवारी, ये तमाम लोग जब नए नए लोग आए हैं ना, तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये भी स्पेस है, ये लोग के लिए भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये लोग आके अपना काम दिखा सकते हैं। तो पहला सवाल मैं ओटीटी से लेके चलूँगा कि ओटीटी आने के बाद आपको कितना लगता है कि नए लोगों के लिए आसान हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में आना? बहुत ज़्यादा आसान हो गया, बहुत सारा काम है, सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, डायरेक्टर्स, राइटर्स के लिए। राइटर कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। कैरेक्टर के आर्क बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ग्राफ बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मुझे बस मेरा यही डर है कि इतना सारा काम होने की वजह से खिचड़ी ना बन जाए, कि हम कुछ भी बनाए जा रहे हैं और सब लोग बनाए जा रहे हैं, तो वो ना हो जाए, वो मेरा एक डर है। बाकी मुझे लगता है, और एक और भी बात ये हो गई है कि काम बहुत सारा है, पर कई लोग के लिए बस उतना ही होगा कि वो न्यूज़पेपर के एक छोटे से आर्टिकल की तरह होंगे, जो आया और चला गया। ठीक है, फ्रंट पेज में आने के लिए और उसको काफ़ी देर तक याद रखने के लिए आपको टैलेंटेड होना ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि ऐसे मजे हुए कलाकार आ रहे हैं और जो सीखे हैं अलग अलग जगह जाकर। तो मुझे लगता है स्पेस बहुत है, पर उसके साथ आपको आपका टैलेंट भी बहुत ऊपर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आज के टाइम पे इग्नोर नहीं होगा, क्योंकि एक सेकंड में आप किसी भी जगह पर जा सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे जा सकते हैं, अमेजोन पे जा सकते हैं, जी पे जा सकते हैं, इस पे जा सकते हैं। ऑडियंस के पास पावर है, ओटीटी से ऑडियंस के पास पावर है। अब वो टीवी पे जो दिखाया जाता था वो नहीं है, जो मैं देखना चाहता हूँ वो है। इसमें भी कास्टिंग वाला तो सीन होता ही होगा कि एक बंदा है जो कास्टिंग करता है। कास्टिंग का पैमाना आज के दौर में क्या है? मेरे को लगता है बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर आ गए हैं जो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और जो क्राफ्ट से इक्विप्ड हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके के एक्टर चाहिए उन्हें, और वो दूर दूर तक जाके, जैसे मुकेश छाबड़ा की मैं वहाँ से बात करूँ, तो वो तो इंडिया में हर जगह घूम के ही कास्टिंग करते हैं कई कई कैरेक्टर्स की, तो वो मुझे बहुत सही लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो अनमोल है या फिर वैभव है, ये सब लोग बहुत ही मंजे हुए कास्टिंग डायरेक्टर हैं आजकल, और बहुत ही बाहर निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, लोगों को ढूंढने जाते हैं, और इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स पे जाते हैं और ढूंढ के लाते हैं टैलेंट को। तो बहुत सही चीज़ है। मुकेश छाबड़ा जी का आपने नाम लिया तो मुझे मरून याद आती है, जिसमें आप पहली बार पर्दे पर आए टीवी के फिल्म के। फिल्म की क्या वो जर्नी कैसे रही और
कैसे मुकेश ने आपसे कांटेक्ट किया? मुकेश ने उसके लिए कांटेक्ट नहीं किया था, वो मेरे स्टूडेंट ने बनाई है, पुलकित ने। पुलकित मेरा स्टूडेंट था पहले, उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, तो उसमें मेरे को लिया था और वो पार्टीशन पे थी, नहीं राइट्स पे थी, और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उसने मरून बनाई तो उसमें मुझे लिया। फिर उसने बोस बनाई थी जो ऑल्ड बालाजी पे आई थी, और वो काफ़ी राजकुमार के साथ, और वो काफ़ी हिट रही थी। तो उसने मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया था इसके लिए। पर शुरू में जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने कहा भाई मेरे लिए कुछ खास है नहीं करने के लिए, कुछ करो इसमें। तो उसने स्क्रिप्ट दोबारा रीराइट करी और फिर मेरे को कास्ट किया। तो उसमें मुकेश छाबड़ा जो है वो मेरे को सेक्रेड गेम में उन्होंने मेरे को कास्ट किया था। ईशा के किरदार के लिए ही या फिर सुलेमान ईशा के अलावा भी कोई ऐसा किरदार? और भी डिफरेंट किरदार थे। पहले वो छोटे किरदार के लिए कास्ट किया गया था मेरे को, तो मेरे 2-3 बार ऑडिशन हुए थे उस टाइम। और मेरे ख्याल से अनुराग सर चाहते थे कि मैं ईसा ही करूं, सुलेमान ईसा। तो वो स्टबन थे उस बात के लिए, जो मेरे को न्यूज़ है। और वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। पर मैंने 2017 में अपना स्कूल खोला था, द एक्टर्स ट्रुथ। पहले मैं बैरी सर के साथ काम करता था। तो 2017 में जब मैंने स्कूल खोला तो वो मुकेश छाबड़ा के ऑफिस के बिल्कुल पास में था। तो उन्होंने एक दिन, उन्होंने नहीं मतलब उनके किसी टीम मेंबर ने मुझे देखा और उन्होंने बोला ऑडिशन दीजिए इसका। तो मैंने कहा ठीक है भाई ऑडिशन देते हैं। और ऑडिशन दिया तो एक बार हुआ, फिर 2 बार ऑडिशन हुआ, फिर एक बार और बुलाया, फिर पता लगा कि ये वाले कैरेक्टर के लिए करना है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, बैरी जॉन सर के साथ आप आई थिंक 2002 से ही जुड़े हुए हैं ना, पढ़ा रहे हैं 2001 से। और फिर आप पहले दिल्ली में पढ़ा रहे थे, फिर मुंबई चले गए। यही नोएडा में। नोएडा में मैं कोर्स किया था और फिर दिल्ली में मैं पढ़ाने लग गया था उनके साथ। और 11 साल बाद 2005 के बाद आपने अपनी एकेडमी खोल ली? नहीं, 2005 में नहीं खोली, 2017 में खोला आपने? 2017 में खोला, हाँ। 11 साल का जो ड्यूरेशन है। हाँ, ऐसा क्यों? 15 साल हो गए। क्योंकि मेरे को तो बहुत मज़ा आता था वहाँ पढ़ाने में बैरी सर के साथ। और उनके साथ मैं अपने आप को बहुत एक्सप्रेस कर पा रहा था, उनके साथ थिएटर करता था। और एक और चीज़ थी कि मेरे में करेज नहीं था बाहर निकलने का, अपने आप कुछ करने। मुझे एक सेफ जगह मिल गई थी बैरी सर के जगह पे, उनके इंस्टीट्यूट में एक सेफ जगह मिल गई थी जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं बाहर निकल कर आप जैसे लोगों से या इंटरव्यू दे पाऊँगा और ऐसे लोगों से कितना लोगों के सामने आ पाऊँगा, ये मेरे लिए एक डिफ़िकल्टी थी। सो 2017 में मैंने ये करेज मतलब अपने आप को बोला कि भाई कुछ तो बाहर निकल के करना पड़ेगा। और मैं डायरेक्ट करना चाहता था, फिल्म डायरेक्ट करना चाहता था, क्योंकि इससे पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करी थी, गुल नाम। मतलब एक्टर बनने का कुछ खास प्लान नहीं था शुरू से? नहीं, वो मतलब बेसिक प्लान था और वो मज़ा आ रहा था एक्टिंग करने में बैरी सर के साथ। पर फिर मैंने कहा कि बाहर निकलेंगे, डायरेक्ट करेंगे। और मुझे लगता था कि एक्टिंग मैं कर तो बहुत अच्छी सकता हूँ, पर मेरे को शायद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे ही बाहर निकला तो सोचा कि कुछ कमाई होनी चाहिए, तो स्कूल खोला अपना, और वो इतना अच्छा चल गया कि उसके बाद इमीडिएटली उसी साल मेरे को सेक्रेड गेम भी मिल गया। और फिर मैं फिर बैक टू बैक प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट करने लगा। पता है, सेक्रेड गेम से पहले मैं आपको नहीं जानता था। फिर मैंने आखिरी बार सेक्रेड गेम देखी और फिर अभी रिसेंट में जाने जान आई तो मैंने दोबारा आपको देखा। इसके बीच में रील्स में मैंने देखे, शॉर्ट्स में वगैरह। फिर मैं वापस घूम के भूत पुलिस देखने गया। मैं ये एक रात में पूरी सीरीज़ बम्बई मेरी जान ख़त्म करी। उसके बाद काला वाले की बात है ही उसमें, हालांकि छोटा सा ही रोल था उसमें। जब मैं आपकी जर्नी के बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था, आपने टेड टॉक किया, उसमें भी मैं देखा, कई सारे आपके इंट्रोज मैंने देखे, तो कुछ चीज़ें थीं, वो भले सवाल रिपीट हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको आपने जिया है, आप उसको बेहतर समझते होंगे। आप कहते हैं कि बचपन में आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, बचपन में आपके साथ ये सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था। पुरुषों के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं होती नहीं हैं। वहाँ से निकल के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बारे में आप बताइए कि क्या हुआ था? थोड़ा लेफ्ट आउट जरूर फील किया था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को ज़्यादा शेयर नहीं कर पाता था चीज़ें, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, मैं डिस्लेक्सिक हूँ। सो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं पढूं और वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मुझे ऐसी फीलिंग, ये मेरी कहानी थी कि ये मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है। तो जब मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ तो मैं उनके पास कभी गया भी नहीं, उनको पता नहीं। ये कहाँ हुआ था? स्कूल में हुआ था या घर के पास? हाँ, दिल्ली में।
काफ़ी टाइम तक मेरे को ये फील हुआ कि नोबडी इज़ देयर जिसको मैं शेयर कर सकूं अपनी पर्सनल बात, और वो काफ़ी सालों तक रहा। जो रिसेंटली मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयरिंग करी इस बात की और उनको बताया कि ऐसा हुआ, तो मेरे फादर ने बोला तेरे को मेरे को बताना चाहिए था, हैं? और मुझे लगा ये मेरी कहानी थी कि ये इंसान मेरे लिए नहीं है। पर वो कहानी क्यों बनी थी? क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं पढूं, और वो कई बार मेरे को इस बात के लिए डांटते थे, तो मुझे लगता था कि भाई ये इंसान मेरे साथ नहीं है, और वो कहानी जो बनाई उसकी वजह से मैं कुछ शेयरिंग ही नहीं करता था। अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले मैंने उनसे बहुत अच्छी तरीके से शेयरिंग करी और बहुत कुछ ओपन हुआ हम दोनों के बीच में और मेरी मदर के बीच में। हम इमोशनल भी हुए, वनरेबल भी हुए, रोए भी, और बहुत ही ऐसा फीलिंग आया कि दीज आर माई पेरेंट्स, ये मेरी ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है, ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरा प्यार है, इनकी वजह से मैं हूँ, और इन्होंने कितना हेल्प किया है मुझे बचपन से। सो बस यही था कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, पर उसका इम्पैक्ट मेरे पर पता नहीं किस तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। पर एज आई वॉज ग्रोइंग मेरे को अभी मैं उससे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने क्या कहते हैं स्टूडेंट के सामने भी ये बात बोलता हूँ और क्लियरली ये बात क्लियर होती है, क्योंकि हम जब शेयरिंग करते हैं तो ऐसी शेयरिंग मैं भी करता हूँ जिसमें उनको मेरे पे ट्रस्ट आता है कि अरे ये भी एक इंसान है जो यहाँ तक पहुँचा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचा है। पर उसका मेरे पे पता नहीं कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, मैंने कभी उसके बारे में जाना नहीं, पर एक ही इम्पैक्ट था कि मैं थोड़ा क्लोज हो गया था बस, और कुछ नहीं। माँ पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी अपना बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, हाँ, क्रशर्स में। आप पेंटिंग भी करते थे? मैं करता था। रीज़न? क्योंकि मैं आपको बताया मैं डिस्लेक्सिक था, तो कोई वो एक्सप्रेशन चाहिए था, तो कई बार घंटों बैठा रहता था, पेंटिंग करता था, कलर्स बहुत यूज़ करता था। कलर्स यूज़ करने में एक बहुत अच्छी एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ मैंने करी थी कि एक शीट, एल्युमिनियम शीट आती है, उसको कार्व करके पेंट करना पड़ता है। तो उसमें एक गणपति बनाए थे जो फ्लूट बजा रहे, बांसुरी बजा रहे हैं, और वो मैंने बैरी सर को गिफ्ट करी थी। तो उसमें तरपेन ऑयल के साथ पेंटिंग किया जाता है, और वो मैंने बैरी सर को गिफ्ट की थी, और उनको बहुत ही अच्छा लगा था। उन्होंने ऑफिस में अपने लगाया था, यहाँ पे दिल्ली में ऑफिस में लगाया हुआ था। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था कि मैंने उनको कुछ गिफ्ट किया एंड ही रियली लव्ड इट। तो ऐसे मतलब ऐसा कोई कमाल पेंटर नहीं था, पर करता था अपनी बातें कहने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए या अपने साथ रहने के लिए। कितना अकेलापन आपको परेशान करता था? क्योंकि 22 साल की उम्र में आपकी प्रेमिका जब छोड़ के गई, तो आपको एक वो था कि मतलब मुझे जल्दी से कुछ कर लेना है कुछ। उस टाइम तो काफ़ी डाउन हुआ था, क्योंकि वो यंग पहली बार कोई गर्लफ्रेंड बनी थी, उससे पहले कोई दिल्ली में बनी थी? हाँ, दिल्ली में। और जब उन्होंने छोड़ा तो फिर बहुत ही हर्ट हुआ, और मैं जल्दी से कुछ करना चाहता था, तो ये नहीं समझ रहा था क्या करना है। तो एक्सपोर्ट का धंधा शुरू किया, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट, वो चला नहीं। मेरे दोस्त ने बोला कि वो फैशन डिज़ाइनर था, उसने बोला कि तू मॉडलिंग कर ले, तो मॉडलिंग करी, तो वो मेरे को पसंद नहीं आई। तो एक फ़िल्म देख रहा था हॉल में, नाम तो याद नहीं है, पर फिल्म देखते देखते ये लगा कि ये करना है। हीरो कौन थे? सलमान खान थे। तो मैंने बोला कि ये करूँगा, क्योंकि इससे जल्दी अमीर बनते हैं, जल्दी से अपने तो ढूंढने लगा स्कूल, और पहुंच गया नोएडा। तो यहाँ पर बैरिस्टर के स्कूल में पहुंचा, और एक बेसमेंट में स्कूल था, एक छोटा सा रूम था जहाँ पे वो क्लास लेते थे। इतना ही कौन से साल की बात है? 2001 की। 1 साल ही आपने सीखा और फिर पढ़ाने लगे? हाँ। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रूम था जिसमें, और एक रूम में बुक्स ही बुक्स थी, और एक रूम में वो बैठते थे। तो मैं गया उनके पास, तो मेरे से इंटरव्यू ले रहा था बाहर। मैंने अपने दोस्त को निकल के बोला कि यार एक अंग्रेज को बिठा रखा है और एक्टिंग करवाने वाले हैं ये, कुछ नहीं होने वाला। फिर मेरे एक जान पहचान के थे जो राइटर थे लखनऊ से, उन्होंने बोला कि अगर तेरे को एक्टिंग सीखनी है तो बैरी सर के पास ही जाइयो, कहीं भी और मत जाइयो, पैसे बर्बाद मत करियो। तो पैसे थे नहीं, दोस्तों ने पैसे दिए और बैरी सर के पास लैंड हो गए। और तीसरे या चौथे दिन में एक एक्सरसाइज थी, सेल्फ पोर्ट्रेट। तो पेंटिंग थी उसमें भी, तो बनानी थी, और उसमें एक्सप्रेस करना था अपने बारे में, बताना था कि मैं कौन, क्या समझता हूँ अपने लोगों को। तो वहाँ पर मुझे समझ आया कि आई नीड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। फेमस होना बाद की बात है, पहले एक्सप्रेशन ही नहीं है। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई एक्सप्रेशन की, और इतना मज़ा आया कि मैं उनके साथ ही रहा, स्टूडियो में ही रहा, और उनके साथ काम करने लगा, थिएटर करने लगा। फिर 1 साल थिएटर करने के बाद बैरी सर ने मेरे से पूछा कि टीचिंग करोगे? तो पहले तो मैंने ना कर दिया, मैंने कहा नहीं भैया मेरे बस की बात नहीं है,
टीचर्स को मैंने रिस्पेक्ट नहीं किया है कभी, और टीचर्स ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया है। सिर्फ आप बैरी सर ही थे जो जिस इंसान ने मुझे पढ़ा, मुझे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, ऐसे लगा। फिर मैंने मना कर दिया, पर मेरे एक दो जो दोस्त थे, शालिनी वत्स जो सेक्रेड गेम में भी हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि अगर बैरी सर तेरे से पूछ रहे हैं तो तेरे में कुछ देखा होगा, कर ले। तो फिर मैं बैरी सर के पास गया कि थोड़े दिन तक करता हूँ, अगर हुआ तो ठीक है। और फिर वहाँ से 22 साल हो गए टीचिंग कर रहे हैं। और टीचिंग भी करने लगे तो फिर सीधा रीचा चड्ढा, राणा दग्गुपति, वरुण धवन, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, ऐसे ऐसे लोगों को आपने सिखाया। हाँ, ये मेजरली बैरी सर के इंस्टीट्यूट में ही थे। मैं वहाँ पे एक सीनियर टीचर था और वहीं पर ही मैं उनके साथ ही पढ़ा रहा था। और बहुत मज़ा आया इनके साथ भी। तो ये तो वैसे ही थे कि और जैसे स्टूडेंट आ रहे हैं वैसे और ये भी स्टूडेंट थे, तो इनको पढ़ा रहा था। अब ये लोग फेमस हो गए तो अभी मेरा नाम अटैच किया जा रहा है, या नहीं तो हम तो सभी स्टूडेंट को जितने भी उनको इक्वल रिस्पेक्ट होती है, इक्वल। तो अब ये फेमस हो गए हैं क्योंकि इनमें कुछ स्पेशल बात थी, या फिर ये लोग गो गेटर थे। इनमें एक चीज़ थी कि ये गो गेटर थे, तो फिर ये लोग फेमस हो गए। अदरवाइज़ मैंने अभी द एक्टर्स ट्रुथ जो मेरा अपनी कंपनी है वहाँ से तृप्ति को सिखाया है, अविनाश मेरा स्टूडेंट था, राघव ज्वाल को सिखाया, वो शहनाज गिल, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे अपने इंस्टीट्यूट से भी। तो अब लोग आते हैं, अब कौन फेमस हो जाता है फिर हमारा नाम अटैच होता है कि आपने सिखाया। हम तो सबको ही सिखा रहे हैं। अनुराग जी से मुलाकात पहली बार कैसी थी आपकी, कब मिले, फिर क्या क्या बातचीत हुई और कैसे सेक्रेड गेम के लिए कहा गया कि भाई आ जाओ? अच्छा, सेक्रेड गेम तो बहुत बाद हुआ, पर बहुत पहले एक बार बातचीत हुई। हम पृथ्वी थिएटर में प्ले देखने गए थे जो कल की परफॉर्म कर रही थी, और अनुराग सर उसमें शायद प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे उसको। तो बहुत भीड़ थी, इरफान सर आए हुए थे और बहुत सारे और भी लोग आए हुए थे। तो मेरे स्टूडेंट वहाँ पे खड़े थे, तो मैंने कहा अनुराग सर ना परसों बैरी जॉन में आने वाले हैं। हमने उनको इन्वाइट किया था एज ए गेस्ट लेक्चर। तो कह रहे हैं अच्छा। तो मैं कहा मैं उनसे बात करके आता हूँ। मैं बात करने का, मैंने कहा कैसे हैं, तो बोला यार फटी बढ़िया, पेट ना खराब हो रखा है। अब इंसान पहली बात ऐसे शुरू करता है, अब लगता है कि यार टेंशन है यार, इतनी सिगरेट पी लिया है, ये कर लिया है, पेट इतना। मैं कहा अच्छा। तो मैं कहा परसों आप इंस्टीट्यूट आ रहे हैं? कह रहे हैं कौन से इंस्टीट्यूट? मैं कहा बैरी सर। कह रहे ओह बैरी सर के पास आना है? हाँ हाँ यार। तो मैंने कहा मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो कह रहे हैं ठीक है मिलते हैं। तो वो पहली मुलाकात थी हमारी छोटी सी। फिर उसके बाद सेक्रेड गेम में, मैं जब सेक्रेड गेम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था, फैंटम में था और साइन कर रहा था, तो वो पीछे से आए और यहाँ पे खड़े हो गए। तो मैंने ऐसे करके देखा, मैं कहा ओह। मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला हेलो हाउ आर यू? तो ही सेज हाउ आर यू? मैं कहा आई एम नर्वस। He said, I am also nervous. मैं कहा I am nervous to see you. Why you nervous? कह रहे क्योंकि तुमने मेरे को बुलाया था अपने इंस्टीट्यूट और मैं नहीं आया था, तो मैं भी नर्वस हूँ। मैं कहा you're busy man. तो कह रहे so are you. तो बस ये मुलाकात हमारी पहली हुई थी, और फिर मैंने उनके साथ ये सब डिस्कशन करी थी कि मैं डिस्लेक्सिक हूँ और ये प्रॉब्लम। तो वो बात उनको बहुत अच्छी लगी थी कि ये सब चीज़ें मैं तेरे कैरेक्टर को और निखारने में यूज़ कर सकता हूँ, और मेरे को तेरी स्ट्रेंथ भी पता है और कमज़ोरियाँ भी पता हैं। तो मैं नहीं तो मेजरली काफ़ी बार एक्टर मेरे साथ इतना क्लोज नहीं होता है, या मेरे को इतनी तरीके से इतना ओपनली बात नहीं करता है। तो अगर पता हो तो मैं देख सकता हूँ कि ये कहाँ पर है और कैसे। जैसे वो मेरे को स्क्रिप्ट एक रात पहले भेजते थे सीन में। ये मैं पूछने वाला था कि एक बात बताइए भाई, कि जब भी उनके साथ जो भी काम करता है वो एक चीज़ आके इंटरव्यू में कहता है, या तो रात में स्क्रिप्ट मिलेगी या फिर दोपहर में शूट होने वाला है तो सुबह स्क्रिप्ट आ रही है कि भाई इसको रट लो और जाओ और कर लो। तो आपको भी ऐसा ही होता था? हाँ, मुझे भी ऐसा ही होता था। मुझे एक रात पहले मिलती थी वो, क्योंकि वो मुझे मेरा थोड़ा सा हिसाब जानते थे कि इसको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी भी जब हम हड्डी कर रहे थे। अच्छा, रात को आपको मिल रही थी तो ये भी ज़्यादा टाइम दिया? ये भी क्योंकि वो ना बहुत इंस्पायर होते हैं लोकेशन से, और लोग कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उससे बहुत इंस्पायर होते हैं, और तब लिखते रहते हैं पर्सनैलिटी के हिसाब से भी। तो वो उनमें बहुत ही अलग तरीके का इंसान है, अलग तरीके से लिखता है, अलग तरीके से क्रिएट करता है। वो कुछ स्पेशल है उस बात में। पर वो एक्टर को बहुत फ्रीडम देते हैं जब सेट पे होते हैं ना, कि अगर वो कुछ अपना इम्प्रोवाइज कर रहा है तो बहुत फ्रीडम भी मिलती है। तो मुझे उनको पता था कि ये टाइम लेता है याद करने में। तो अभी भी जब हम हड्डी कर रहे थे तो कैमरामैन मेरे पीछे था और ये ओवर द शोल्डर लगा था, तो वो मेरे को कह रहा है कि सौरभ सर थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ।
तो वो वहाँ से अनुराग से बोल रहे इसको मत बोल लेफ्ट राइट, ये सब भूल जाएगा। इसको करने दे जो कर रहा है। सो दैट्स व्हाट आवर रिलेशनशिप इज ब्यूटीफुल। अभी भी उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया काफ़ी अच्छा कि हड्डी में बहुत अच्छा काम किया है और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आप शिक्षक हैं बेसिकली। सेक्रेड गेम से सुलेमान ईशा का कैरेक्टर को लेकर के या फिर उस पूरे फिल्म का कुछ यादगार हिस्सा, किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट किस्सा है जो मैं क्लास में भी सुनाता हूँ स्टूडेंट को, कि मेरे को बोला गया था कि हम बार में थे, पब में थे, तो मेरे को बोला गया था कि साइड में एक सोफ़ा लगा है, वहाँ पर आपको बैठना है और अभी कुकू आएगी, आपको चेकआउट करना है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं सोफ़े पे ध्यान दे रहा हूँ कि क्या करना है, और सडनली एक असिस्टेंट आता है, वो बोलता है आपको चेयर पे बैठना है, उस पर नहीं बैठना। मैंने कहा अच्छा। मैं चेयर पे बैठ गया। मैं चेयर पे बैठा, मैंने करना क्या है? तो कह रहे हैं वो कुकू अभी आएगी, नाचेगी, तो आपको उसको चेकआउट करना है। तो मैंने कहा चेकआउट करना है मतलब कौन है वो? तो कह रहे वो आप उसको पसंद करते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कीप हो सकती है। आदमी पहले से बिल्कुल भी प्रिपेयर ही नहीं है कि हाँ, करना तो क्या है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है चेकआउट करना है। अब क्या कोको जो है वो कोबरा थी, तो कोबरा मेरी स्टूडेंट थी, ठीक है। अब मैं एज एन एक्टर उसके लिए वो भाव नहीं लेके, बार मैं कह रहा हूँ अरे यार कैसे। हाँ, तो अब ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि नकली चेकआउट कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ये सब नहीं लगना चाहिए। असली में एक्चुअली चेकआउट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर लाइट की वजह से ना उसकी कॉस्ट्यूम में ग्लिटर कर रहा था और वो कुछ कलर्स बन रहे थे, तो मैंने वो कलर्स गिनने शुरू कर दिए। तो मैं जेन्युइनली वो कलर्स गिन रहा था। और जब रेड आएगा तो मेरे को एक्साइट करेगा, और वो ऐसा लगता है कि ही इज रियली चेकिंग आउट है। और वही तो चाहिए। आप कभी भी किसी को देखते हैं चेकआउट करते हैं, या तो कॉस्ट्यूम चेकआउट करते हैं या उसकी शक्ल चेकआउट, कलर, बाल, यही। तो मैं उसके जो कलर्स बन रहे थे ग्लिटर करके, उसको चेकआउट कर रहा था और उसको गिन रहा था, एक्चुअली गिन रहा था, एक्टिंग नहीं, एक्चुअली गिन रहा था। एंड दैट्स व्हाट मूव्स। लोगों को लगता है क्या चेकआउट किया तूने उसको। हड्डी फिल्म करने से पहले आपने आई थिंक 2004 में एक प्ले किया था जिसमें आप एक महिला का किरदार निभा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो अगर हम बात हड्डी की करें तो जब हड्डी में हम आपको देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। उस किरदार को आपने बहुत जेन्युइन तरीके से निभाया है। कोई भी देखेगा तो कहेगा कि हाँ, ये एक्चुअल में यही इंसान है। कितना प्रिपरेशन लगा उस चीज़ को निखारने में? टाइम तो लगा, क्योंकि अक्षत ने जब मेरे को बोला था, मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने पहले ये वाला प्ले किया हुआ था जिसमें मेरे को फीमेल कैरेक्टर प्ले करना था, और ये एक सोलो प्ले था जो मैंने अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी से, अपनी माँ से और अपनी सिस्टर और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पिक करके उसको बनाया था। और वो बहुत ही अच्छा बना था परफॉर्मेंस। और जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रहा था तो बैरी सर ने मेरे को एक बार बोला था कि एक बार और वो परफॉर्मेंस करो, हमें रिकॉर्ड करना। तो मैंने वो दोबारा से परफॉर्मेंस किया था। तो उसमें उस दौरान मैंने एक फेमिनिन साइड को अपना समझा था, अपने फेमिनिन साइड को भी समझने की कोशिश करी थी, जो हर इंसान में होती है, पर एज सोसाइटी की वजह से हम ग्रो करते हैं कि यू हैव अ मेल साइड, वी हैव बोथ द साइड्स। तो मैंने वो फेमिनिन साइड समझा था। और फिर उसके बाद मैंने, जब ये मेरे को कैरेक्टर मिला हड्डी का, तो मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी थी ट्रांसजेंडर्स पे, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी थी। और जब मैंने स्टूडियो खोला था तो वहाँ पर वो पैसे मांगने आते हैं, तो उनसे भी काफ़ी देर तक बात करी थी और उनके साथ रहा। सो ये सब चीज़ें की वजह से, और ये सारा जो मेरा पीछे से इतना काम था, उस वजह से मुझे वो करने में आसानी हुई, मतलब काफ़ी। और फिर मैं सेट पे मेजरली उसी बॉडी लैंग्वेज में रहता था, वॉक भी वैसे ही करता था, सारा टाइम वैसे रहता था। और जब प्रिपरेशन कर रहा था स्टूडियो में, क्योंकि मैं दिन में क्लास करवाता हूँ, तो शाम को अपनी प्रिपरेशन करता था, या सुबह 7 से 9 बजे जब मेरी टीम मेरे साथ काम करती है, तो हम लोग जब काम करते, तो मेरे दिमाग में वो प्रिपरेशन रह रही थी। और वो रात को सोने से पहले ज़रूर करके ही सोता था, ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रहे। और जब सेट पे गया तो एक बार जब नवाज़ भाई मेरे से पहली बार मिले, तो मैं उनके साथ बैठ के ऐसे ऐसे करके सुन रहा था। तो कह रहे आप अभी भी कैरेक्टर में हो? तो कह रहे ठीक है, तो सबको बता रहे ये आदमी कैरेक्टर में है। मैंने कहा
तो आप क्लास व्लास लेते समय भी मतलब नहीं, तब नहीं करता था। पर क्लास ख़त्म होने के बाद जब अपनी प्रैक्टिस करता था। नवाज जी के साथ ये दूसरा शूट था ना आपका सेक्रेड गेम के बाद? कैसे बन रहे हैं वो? बहुत अच्छे। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है उनसे। जब मैं उनके साथ काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि हम अलग अलग स्कूल से आए हैं, पर हमारा सिमिलर थॉट है, हमारा सोचने का तरीका एज एन एक्टर सिमिलर है। तो इमीडिएटली हम एक दूसरे के लिए ओपन हो जाते हैं कि रिसीविंग के लिए, कि वो जो देंगे मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, और मैं जो दूंगा वो रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। मुंबई मेरी जान में हाजी मस्तान का किरदार जी। कितना पढ़ा आपने इसको? हाजी मस्तान तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को जो स्क्रिप्ट दी गई थी कभी ये बात बोला नहीं गया था कि हाजी मस्तान का कैरेक्टर है। ये बोला गया था कि ये स्क्रिप्ट को लीजिए और इसी पे काम करना है, ठीक है। थोड़ा सा रेफरेंस मेरे को जो डायरेक्टर ने दिया था वो ये था कि ये बोला था कि पॉइज होनी चाहिए बॉडी। मेरे काम में क्या है कि मैं चीज़ें उठाता हूँ, चीज़ें पीता हूँ वाइल डूइंग द सीन, पर डायरेक्टर डिडंट वांटेड मी टू डू दैट। इसे कि बिल्कुल ऐसे स्टोइक चाहिए और एरिस्टोक्रेटिक चाहिए और सीधा बैठने वाला, जैसे भी मैं बैठा हूँ ऐसे। तो मैं ऐसे भी नहीं बैठ सकता था कि बिल्कुल ऐसे बैठ के ही परेशान होना है, ऐसे ही परेशान होना है। सो दैट्स व्हाट ही वांटेड। पर कोई रेफरेंस नहीं था कि यहाँ से रेफरेंस लीजिए, यहाँ से रेफरेंस लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे को बोला गया था। मेरे को बोला था ये स्क्रिप्ट है और इसी को ही। तो हम रिहर्सल जब कर रहे थे तो भी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे थे, और क्योंकि जो डायलॉग्स लिखे हैं वो बिल्कुल किसी से रेफरेंसेस नहीं है, जिस तरीके से कैरेक्टर्स लिखे हैं वो रेफरेंसेस नहीं है, मेरे को नहीं। आप फिल्मों का चुनाव कैसे करते हैं? स्पेशली स्टोरीज देखकर, पर 2 या 3 ऐसे सीन्स होने ही चाहिए जिसमें मेरे को कुछ करने के लिए हो, इतना तो होना चाहिए। मिनिमम 3 सीन तो होने चाहिए जिसमें मैं जिससे स्टोरी आगे मूव कर रही है या प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ रहा है। इस कारण से कुछ फिल्में आपने छोड़ी भी? अभी रिसेंटली मैंने 2-3 चीज़ें छोड़ी हैं। पीछे मैंने छोड़ी थी, अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, पर लेट्स सी व्हेन इट गेट्स रिलीज। मतलब मेरा चुनाव इसीलिए है क्योंकि मेरे को एक तरीके के रोल नहीं करने, और मुझे कुछ नया दिखाना है पर्सनैलिटी में। जब भी अब जैसे मेरे पास 1-2 ऑफ़र आ रहे हैं जिसमें मेरे को बोला जा रहा है कि वैसा ही पॉइज्ड कैरेक्टर होगा, एरिस्टोक्रेटिक होगा, मैं नहीं, वो मैंने कर लिया, अब मुझे कुछ और करना है। अब मुंबई मेरी जान में आपके तो एक स्टूडेंट हैं अविनाश तिवारी, और दूसरे शानदार अभिनेता के मेनन साहब। हाँ जी। आपका उनके साथ अनुभव कैसा रहा? के सर के साथ जब मैं पहली बार मिला था तो मैं काफ़ी नर्वस था, और उनके साथ मेरा वो घर पे सीन था। जब मैं उनके घर पे जाता हूँ, क्योंकि वो हम उनको इतने सालों से देख रहे हैं और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, तो मैंने इमीडिएटली उनसे बात करी थी कि मैं नर्वस हूँ। तो उन्होंने बोला अरे इसमें नर्वस होने की बात है। मैं कहा बिकॉज आई हैव टू एक्ट विद यू एंड आप इतने मंझे हुए कलाकार हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम दोनों को एक सीन बनाना है यार। तो हम बैठ गए और थोड़ी बातें करने लगे, जिससे आइस ब्रेकिंग हुई, और फिर हमने सीन किया। बहुत ही बढ़िया आया सीन। तो उनके साथ अविनाश के साथ अविनाश ऑलवेज हैज़ अ रिस्पेक्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने 2005 में उसके साथ दिल्ली में कोर्स करवाया था उसको, तो उसके एक रिस्पेक्ट है मेरे लिए। और एक्चुअली सीरीज़ में भी उसको मुझे रिस्पेक्ट करना है तो वो दिख ही रहा है। तो इट वाज फन, एंड मेरे को लगता है अविनाश को पता था कि वो क्या कर रहा है, क्लियरली पता था, जो मेरे को उसके बिहेवियर में, उसके हाव भाव में दिख रहा था कि बिल्कुल उसको, उस एक्टर को पता है कि वो क्या कर रहा है, उसने सीख लिया इतने सालों में। तो जब आप इस तरह की कोई फिल्में करते हैं तो आप उन फिल्मों से क्या सीखने की कोशिश करते हैं? मैं बस यही करने की कोशिश करता हूँ कि मैं ऑनेस्टी से कैरेक्टर को निभा दूँ और कहानी को ऑडियंस तक पहुँचा दूँ। मेरे लिए सीख बस उतनी है कि मैं इस कैरेक्टर से एम्पथाइज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं उससे एम्पथाइज़ कैसे करूँ, मैं उसके शूज़ में कैसे जाऊँ, कि अगर वो ऐसा कैरेक्टर है तो वो ऐसा कैरेक्टर क्यों है, उसने लाइफ में ऐसे क्या चीज़ें देखी हैं या क्या चीज़ें उसके साथ हुई हैं जिसकी वजह से वो ये इंसान बना है। तो मैं उधर जाने की कोशिश करता हूँ और एम्पथाइज़ करने की कोशिश करता हूँ, और मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मैं ऑडियंस तक स्टोरी पहुँचा दूँ,
बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और मैं जैसे ही कहानी ख़त्म करता हूँ तो मैं उससे बाहर निकल जाता हूँ। मेरे को मैं फिर उसके लेके नहीं जाता हूँ। मेरे को कई बार डायलॉग्स भी याद नहीं। कई लोग बोलते हैं वो सेक्रेट गेम का वो डायलॉग बताओ, मगर मुझे याद नहीं है भाई। अच्छा, अभी आपके पास क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? रिलीज़ होने में मेरा एनिमल है जो रिलीज़ होने वाला है दिसंबर में। एक हनी तरान की फिल्म है, और एक और अपलॉज के पास एक सीरीज़ पड़ी है दोनाली, वो पता नहीं कब रिलीज़ होगी, तो वो उसके लिए वेट कर रहे हैं, जिसमें हम चंबल पे शूट किया था। और एनिमल और ये एक और फिल्म। एनिमल में आप रणबीर कपूर के साथ हैं, हाँ जी, और उसके पहले आपने करीना कपूर के साथ काम किया। हाँ जी। क्या दोनों के साथ काम करने का अनुभव, एक्सपीरियंस, और कितना उन दोनों में अंतर है? लोग बहुत प्रोफेशनल हैं एक्टर, और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने को एक्टर को। क्या ये भाव कभी रहता है कि मतलब ये काफ़ी बड़े स्टार हैं तो थोड़ा सा? नहीं, मेरे को नहीं रहता। मैं मतलब मेरे साथ नहीं हुआ था, करीना के साथ हुआ था मेरे को, कि मैं पहली बार गया था, और जिस तरीके के सीन थे तो मुझे ये डर था कि मैं कितना स्पेस में जा सकता हूँ, कैसे एज ए कैरेक्टर मेरे को वायलेंट होना है उनके साथ। तो वो फियर था एक, वो किसी भी फीमेल कैरेक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ होता मेरे लिए, पर करीना क्योंकि इतनी बड़ी स्टार भी हैं तो मेरे लिए वो ज़्यादा था। पर मैंने जब उनसे बात करी इस बारे में तो इमीडिएटली उन्होंने मेरे लिए पूरी स्पेस क्लियर कर दी कि नहीं, इट्स फाइन एंड यू कैन कम इन क्लोज टू मी, एंड क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कैरेक्टर की, और अगर नहीं तो सीन बनेगा नहीं। और वो मेरे लिए काफ़ी, वो इतनी सी बात इमीडिएटली मेरे को ओपन कर दिया कि मैं अब हम दोनों मिलकर ये सीन बना सकते हैं। अच्छा, ये आपका जो इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में कहाँ है? मुंबई में अंधेरी में। मैं आपके यूट्यूब चैनल पे देख रहा था अभी, कुछ महीनों पहले विजय वर्मा आए थे, उसके पहले अनुराग जी भी आए हुए थे, तो इसे भी कंटिन्यू कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी जयदीप आए हैं। हाँ, जयदीप का भी इंटरव्यू उसमें डाला है। अभी उसके बाद हर्षवर्धन राणे का डाल रहे हैं। ऐसे और भी लोगों को अब इनवाइट कर रहे हैं कि दोज हु आर इंटरेस्टेड, एंड और मैं चाहता हूँ कि मैं और भी तरीके के लोग इनवाइट करूँ, सिर्फ एक्टर्स नहीं, म्यूजिशियंस, आप जैसे लोग, कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर दिस काइंड ऑफ लाइफ, और ये चीज़ों के बारे में, और आर्ट के बारे में, चीज़ों के बारे में। क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अलग अलग तरीके के लोगों को, क्योंकि एज एन एक्टर मेरे जो वहाँ पर स्टूडेंट आते हैं उनके लिए वो ओपनिंग हो कि भाई अलग अलग तरीके के लोग क्या सोचते हैं। मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिशियन भी आए, मैं चाहता हूँ कि कोई और जगह से भी लोग आएँ जो जिनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चीज़ों के बारे में, लाइफ के बारे में, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरे को ये जानना बहुत ज़रूरी है। देन सिर्फ एक एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं उनको बताता हूँ कि एक्टिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, और बहुत सारे एक्टर्स भी उन्होंने पढ़ लिया होता है, पर जब आप जैसे लोगों से मिलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं तो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, अपना भी ब्रेन अलग तरीके से खुलता है। और एक्टर के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि कल को मेरे को ये कैरेक्टर प्ले करना हो अनिल जैसा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या एजुकेशन लेगी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ के लिए क्या है, वो जानना जरूरी। तो मेरा ये एम है आगे कि मैं सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर्स को ना लेके आऊँ, और भी लोगों को इनवाइट करूँ। लेकिन आप आएंगे कभी? आप इनवाइट करेंगे तो ज़रूर। अच्छा, तो अभी मतलब अपने इंस्टीट्यूट को कहाँ तक लेके जाने का आप सोच रहे हैं? कहाँ तक मतलब वहाँ पर हम प्लेस करते हैं काफ़ी क्योंकि टाइम। जब अभी तो आप व्यस्त होते जा रहे हैं, लगातार आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वैसे कंडीशन में फिर इंस्टीट्यूशन को संभालना, या फिर कौन से और नए लोग आ रहे हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए? वहाँ पे मेरे साथ मेरी टीम है जो मेरे साथ काफ़ी सालों से काम कर रही है। हम सुबह 7 बजे से 9 बजे तक काम करते हैं रोज़, और फिर 9 से क्लासेस शुरू होती हैं, राइट। जब मैं नहीं होता हूँ तो वो क्लासेस करवाते हैं, पर मेजरली मैं वहाँ पर होता हूँ, मेजरली मैं होता हूँ इंस्टीट्यूट में। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है इतने सालों में कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। हम प्लेस कर रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए हैं, जो स्टूडेंट ही करते हैं और खुद ही डायरेक्ट भी करते हैं। और वो हम आगे पब्लिक क्या कहते हैं, टिकट शोज़ होते हैं, पब्लिक को बुलाया जाता है बाहर से। और अब हम प्रोडक्शन खोलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स बने, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हों और वो खुद क्रिएट करें। तो हमने काम उस पर शुरू कर दिया, 2 फिल्में बन रही हैं, तो इस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नए लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? जैसे दिल्ली से, बिहार से, झारखंड से, छोटे जगहों से अगर कोई चाहता है कि वो जाए
फिल्म उद्योग की तरफ और वहाँ पे जाके एक्टर बने, डायरेक्टर बने, स्क्रिप्ट राइटर हो, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे कि उसे क्या तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से उसको ऑप्शंस मिल सकते हैं? ऑप्शन तो आजकल भरे पड़े हैं। अगर उनको सीखना है तो सीखने के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, क्लासेस ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, वो कहीं से भी क्लासेस कर सकते हैं। एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि एक्शन की प्रॉब्लम है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको करना है तो टेक एन एक्शन। या फिर आज के डेट में ये भी तो है कि आपका अगर सोशल प्रोफाइल बहुत अच्छा है, जैसे आजकल देख रहे हैं कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को गानों में, फिल्मों में, वेब सीरीज़ में लिया जा रहा है, तो उनका चुनाव करने का जो एक तरीका है वो बदल गया है। जिसके पास फॉलोअर्स नहीं है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, मैं नहीं मानता। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं जिनके फॉलोअर्स बिल्कुल नहीं हैं, वो काम कर रहे हैं। और मैं खुद भी, मेरे भी फॉलोअर्स अब जाके थोड़े से बढ़ने लगे जब से मैंने ये, नहीं तो इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। ऑडिशन से काम हुआ है। इफ़ द ऑडिशन इज़ राइट, आपका लुक सही बैठता है, आप में टैलेंट है तो पहुंच जाते हैं। और पहले भी ऐसा होता था और अभी भी हो रहा है कि मैं ये नहीं मान रहा कि वो वाली मार्केट नहीं है जहाँ पे वैसे कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है जो फॉलोअर्स को देख रहे हैं, या डायरेक्टर नहीं है कि इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, इनको रख लो ताकि हमारी मार्केट बढ़े। और उसमें गलत भी नहीं है। मार्केट है, बिजनेस भी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज़ अ स्पेस फॉर द एक्टर्स जो बहुत टैलेंटेड है, जो काम करना चाहते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि अगर वो लोग एजुकेट होना चाहते हैं तो कहीं से भी हो सकते हैं। पर द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आर यू रेडी टू टेक एक्शन एवरी डे, चाहे आपका मूड है कि नहीं है, चाहे आपका इंटेंशन है कि नहीं है, चाहे आज घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं है, मैं एक्शन ले रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं रोज़ एक्शन ले रहा हूँ, मैं उठ के काम पे जा रहा हूँ, चाहे मोटिवेशन आ रहा है, इंस्पिरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो किसी ने बोला था कि मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन इज़ फॉर इमेच्योर। जो मेच्योर लोग हैं वो रोज़ जाते हैं, वो रोज़ काम करते हैं। सो या बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सर बातचीत करने के लिए। और हमारी बातचीत कितनी अच्छी रही ये तो लोग बताएंगे। आप इस कैमरे के साथ ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस्ट हमारा प्लेटफॉर्म है, जी। और अगर अच्छा काम कर रहा है तो थोड़ा सा आपके माध्यम से मैं बहुत लोगों तक पहुंच पाऊंगा, और शायद हम आपने जो इंटरव्यू लिया है वो लोगों को पसंद आए। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ कीप वाचिंग दिस चैनल, keep appreciating this man. Thank you so smart much. smart man. That's the gist. See you in the next one. Please keep watching. Thank you.